11 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, राइट। तो 11 जुलाई एक ऐसा डेट है जिस दिन दुनिया भर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और इसी दिन 2021 के अंदर यूपी गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई, एक प्रस्ताव लेकर आई, उसको बोलते हैं यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल। इस बिल में कुछ खासियत क्या थी ये बताता हूँ मैं। ये बिल का मेन मकसद था कि यूपी के अंदर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, पॉपुलेशन के अंदर नियंत्रण लाना। और इसके लिए सरकार कुछ इसके अंदर प्रोविजंस लाई थी, जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति का 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं यूपी सरकार के अंदर, उनको फिर वो उनको उससे वंचित किया जा सकता है। यूपी गवर्नमेंट कई चीज़ों में सब्सिडीज़ देती हैं, वो सब्सिडी फिर उनको मिलना बंद हो जाएगा। उसके अलावा जो पंचायती राज इलेक्शंस हैं या फिर म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई माना जाएगा जिस व्यक्ति के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। और एक और बात, उनको जो नौकरी में प्रमोशन मिलता है उसको भी रोक लगाया जा सकता है। तो ये जो है यूपी का एक प्रस्ताव था, एक बिल था। देखिए बिल और एक्ट में क्या फ़र्क होता है। बिल जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रस्ताव होता है, या किसी भी जो एमएलए होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये चीज़ पार्लियामेंट में भी लागू होता है। जो एमपी होता है एक प्रस्ताव पेश करता है, अगर वो प्रस्ताव पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से पास हो गया, राज्यसभा लोकसभा से, तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट अगर उसको अपना असेंट दे दिया, सहमति दे दी, तो फिर वो एक्ट बन जाता है। तो ये बिल था, पास नहीं हो पाया। लेकिन ये बिल के आने से हुआ ये कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके एक इशू है, एक बहस है, वो वापस वो लाइमलाइट में आ गई। तो मुद्दा ये है कि क्या इंडिया के अंदर एक पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर पैन इंडिया लेवल पर पूरे इंडिया के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो लोगों को इस तरीका का एक तरह से कहें पनिशमेंट दे जिनके पास जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? जैसे अगर आप हेलमेट पहनकर नहीं निकलते तो क्या होता है, आपसे पेनाल्टी ली जाती है। तो फिर उसी तरीक़ा से जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको एक तरह से पेनलाइज किया जाएगा। वो पेनलाइजेशन इस फॉर्म में हो सकता है। इनफैक्ट इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऐसा कानून बनाया हुआ है। यूपी कोई नया स्टेट नहीं था। आपको जैसे बताता हूँ, गुजरात में है, राजस्थान के अंदर है ऐसा कानून, एमपी के अंदर है ऐसा कानून। राजस्थान में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का 2 से ज़्यादा बच्चा है तो फिर वो व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, डिस्क्वालीफाई हो गया। उसी तरीक़ा से आपका गुजरात में है कि अगर किसी व्यक्ति का 2 से ज़्यादा बच्चा है तो फिर वो पंचायती राज का जो इलेक्शन होता है या जो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो गया, लड़ नहीं सकता वो इलेक्शन। तो ये प्रोविजंस तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरा इंडिया लेवल पर ऐसा कुछ कानून होना चाहिए। देखिए जब भी कोई सवाल होता है तो उसको हम 2 तरह से देख सकते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं है, एक इशू है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं। हम दोनों मतों पर बात करेंगे, हम दोनों पहलू को देखेंगे कि कुछ पहलू जो हैं वो उनका स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट ये होगा कि हाँ इंडिया में ऐसे सिचुएशंस बने हुए हैं जिसमें हमें एक पैन इंडिया लेवल पर, एक ऑल इंडिया लेवल पर एक पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके कानून बनाना चाहिए। और कुछ ऐसे भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे जिसमें हम देखेंगे कि नहीं, शायद अब इंडिया को ऐसा कोई कानून लाने का ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या आर्गूमेंट्स हैं जो इसको फेवर करते हैं कि हाँ कानून होना चाहिए। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट है आप देखेंगे, ये कोई नया, ये जो डेटा लिखा हुआ है कोई नई बात नहीं है। इंडिया का जो पॉपुलेशन है, दुनिया की कुल आबादी अगर आप देखेंगे वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन का, हमारे पास 16%, मतलब दुनिया का जो टोटल आबादी उसके 16% लोग इंडिया में रहते हैं, राइट। अगर मान लो दुनिया में 100 लोग रहते हैं तो उसमें 16 आदमी जो है, 16 लोग हमारे यहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ठीक। अब जो हमारा आप देखेंगे लैंड सरफेस है, हमारे पास जो लैंड सरफेस है दुनिया का, वो सिर्फ हमारे पास 2.45% है। मतलब ग्लोबल
दुनिया का जितना भी लैंड है उसका सिर्फ 2.45% हमारे पास लैंड है। और वहीं अगर वाटर का बात करें, फ्रेश वाटर की, तो सिर्फ 4% फ्रेश वाटर दुनिया का हमारे पास है। हो क्या रहा है साहब, पॉपुलेशन आपके पास दुनिया का 16% है, लैंड दुनिया का 2.45% है, 3 से भी नीचे, और वाटर दुनिया का कुल फ्रेश वाटर का सिर्फ 4%। तो आपको नहीं लगता कि लैंड के ऊपर हमारे यहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा? तो हमें पॉपुलेशन को निश्चित रूप से कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। वाटर की आप देख ही रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी की अगर बात करें तो इंडिया का जो ज़्यादातर स्टेट है, ज़्यादातर खास करके जो सिटीज़ हैं, वाटर स्ट्रेस्ड सिटीज़ हैं। वाटर स्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है? वाटर स्ट्रेस्ड का मतलब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो होना चाहिए वाटर का, उससे काफ़ी कम है। तो ये सिचुएशन इंडिया में है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में एक ऐसा पैन इंडिया कानून होना चाहिए जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करे सख्ती से? इससे होता क्या है कि इस तरीका का आंकड़ा देखते हैं तो हमें लगता है कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेज हैं, चाहे वो फूड में हो, चाहे हाउसिंग में हो, चाहे क्लॉथिंग में हो। हाउसिंग का तो बात ही क्या करना, आप कोई भी शहर उठा लो इंडिया का, वहाँ आप देख लो कि स्लम ड्वेलर्स कितने हैं, स्लम में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग कितने, रोड के किनारे, रेलवे के किनारे। क्यों रह रहे हैं वो झुग्गी झोपड़ी में? इसलिए रह रहे हैं क्योंकि जितना डिमांड है रूम का या फ्लैट का, वो उस रेट पर अवेलेबल नहीं है। एक तो अवेलेबल ही नहीं, अगर है अवेलेबल तो इस रेट पर अवेलेबल है कि काफ़ी सारे लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो उनको रहना तो है, तो रहेंगे कहाँ? रेलवे के किनारे, रोड के किनारे, झुग्गी में। और फिर लाइफ क्या होता है वहाँ आपको पता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको पता है, पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे का जो रिपोर्ट आया था आज से 2 साल पहले, उसमें इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो काफ़ी ज़्यादा था। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट के पास इतना जॉब्स नहीं है कि वो सबको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ले ले, क्योंकि हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती इतने पॉपुलेशन को। प्राइवेट जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं हमारे पास, वो उतने नहीं हैं जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जॉब्स क्रिएट कर पाएँ। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा काफ़ी ज़्यादा है। अगर लोग कम होते तो शायद हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतना ज़्यादा नहीं होता। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके पास लैंड कम, पानी कम, पॉपुलेशन ज़्यादा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा उम्मीद करते हैं आप? तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अगर कंपेयर करेंगे डेवलप्ड कंट्री से या इनफैक्ट चाइना से भी, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा नीचे है, कुछ मामलों में काफ़ी नीचे। और वो उसका एक कारण हम जरूर इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन को दे सकते हैं। एजुकेशन की बात ही क्या करें, हमने एक वीडियो बनाया हुआ एजुकेशन के ऊपर, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। हम उसमें बात हमने किया है कि इंडिया के अंदर स्टेटस ऑफ एजुकेशन क्या है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन हो। एजुकेशन का हालत इंडिया में ठीक नहीं है, चाहे वो क्वालिटी की बात करें या क्वांटिटी की बात करें। हमारे पास उतने प्राइमरी एजुकेशन स्कूल्स नहीं है, हमारे पास उतने कॉलेजेस नहीं हैं, हमारे पास उतने टीचर्स नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो एजुकेशन, शायद अगर हमारा पॉपुलेशन इतना अनकंट्रोल्ड नहीं होता तो शायद हम सबको एजुकेशन दे पाते। तो अभी तो फ़िलहाल सिचुएशन यही है। उसके अलावा एजुकेशन ही क्या, हेल्थ की भी बात करें, हेल्थ के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन डॉक्टर रेशियो क्या है, राइट। उसके अलावा पर बेड जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उससे कितना कम है हमारा बेड अवेलेबिलिटी। तो ये सारी बातें। उसके अलावा इनकम का सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है, इकोनॉमी का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुआ है, लेकिन उतना ही तेज़ी से अमीरी और गरीबी के बीच का खाई बढ़ता चला गया है। ये एक बहुत बड़ी समस्या। हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया कि इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल कंट्री। मतलब दुनिया में अगर आप सारे देशों को देखें तो इंडिया भी टॉप में आएगा, जहां अनइक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अनइक्वलिटी लगातार बढ़ती जा रही है, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो इसको आप एक आंकड़ा से भी समझ सकते हैं कि इंडिया का अगर आप देखेंगे टॉप 1% के पास लगभग 22% वेल्थ है, और जो बॉटम 50% है पुअर, उनके पास केवल 13% वेल्थ है। तो अनइक्वलिटी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, राइट।
उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनता है, ट्रैफिक जाम, राइट, रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ चलने के बजाय रेंगती हैं, कछुआ चाल, राइट, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और उसके अलावा हमारा इकोनॉमिकल डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि डिमांड सब चीज़ का बढ़ गया है और हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी फिक्स्ड है, तो कहाँ से हम लाएंगे। तो इन्वायरमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर है सर। आप दिल्ली का बात कर लें, वहाँ का पॉपुलेशन का बात कर लें, एयर पोल्यूशन का, इंडिया का इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 14 सिटीज़ ऐसे हैं जो दुनिया के टॉप 20 दुनिया के जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, उनमें से इंडिया के 14 सिटीज़ हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन कर रखा है, हमारे पर्सनल व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, राइट, और जितने हमें अरेंजमेंट करने चाहिए थे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के, शायद उतना हम नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि जी हाँ, इंडिया के पास बिल्कुल अभी राइट टाइम है कि हम एक ऑल इंडिया लेवल पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरीका का कानून बनाए, ताकि लोगों को सख्ती से इसका पालन करवाया जाए, राइट। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू हमने देख लिया, इस पहलू को देख के सिर्फ हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, एक द बिग पिक्चर जो है उससे भी हमें देखना होगा। तो हम देखते हैं कुछ ऐसे डेटा, कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स और कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो आपको ये बताएंगे कि अब शायद इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत सख्त कानून का शायद आवश्यकता नहीं है। स्टार्ट करते हैं इस डेटा के साथ। इंडिया में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहा है, हम ऑलरेडी वो नीचे जा रहा है। अब सबसे पहले समझेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। एक वुमेन अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इंडिया में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, आप 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला के अगर देखें तो उनमें से 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां टोटल रिप्लेसमेंट, जो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी के पास चला गया है, यानी 2.1 से या तो बराबर है या उससे भी कम। अब यहाँ समझेंगे रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी क्या होता है। रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी तब माना जाता है जब टोटल फर्टिलिटी रेट आपका 2.1 चला जाए। 2.1 अगर टोटल फर्टिलिटी रेट हो जाता है तो ऐसे में मान लीजिए कि पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है? पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन में जितने लोग डेथ कर रहे हैं उतना ही लोगों का जन्म भी हो रहा है। तो हो क्या रहा है, ना पॉपुलेशन घट रहा है ना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गया। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। तो आपको यकीन नहीं होगा, 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से 28 ऐसे हैं जिनका रिप्लेसमेंट लेवल पर आ चुका है मामला। और ऐसा उम्मीद है कि आगे 2-3 दशकों में शायद पूरा इंडिया में ही ऐसा हो जाए कि पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाए, राइट। तो हमें शायद अब उतना स्ट्रिंजेंट पॉलिसी लाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं, राइट। दूसरा, जो डिकेडल ग्रोथ रेट है उससे भी कुछ हमें इशारा मिलता है। डिकेडल ग्रोथ रेट का मतलब होता है हर 10 साल में आपका कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। तो 1990 से 2000 के बीच का अगर आंकड़ा देखेंगे तो 21.54% ग्रोथ रेट था हमारा। लेकिन वही आंकड़ा अगर आप देखेंगे अगले 10 साल के लिए 2001 से 2011 के बीच में, तो वो जो ग्रोथ रेट है वो 17.64% हो गया, यानी 4% से नीचे चला गया हमारा ग्रोथ रेट। हम बढ़ रहे हैं लेकिन अब बढ़ने की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके बाद चाइना से हम क्यों नहीं सीख सकते? चाइना ने क्या किया था 1980s के अंदर, चाइना की अगर आप देखेंगे 1980s में 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए थे, जिसमें बोला गया कि कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा बच्चा अगर पैदा करता है तो उसे काफ़ी सारी इन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और चीन में आप जानते हैं ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा सख्त कानून था 1980 तक। 2016 में ऐसा क्या हो गया कि चाइना को इस पॉलिसी को रिलैक्स करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा? ऐसा क्या हो गया? ये हुआ कि इसका काफ़ी निगेटिव कॉन्सिक्वेंस आया, काफ़ी निगेटिव जो है रिजल्ट आया। हुआ ये कि पॉपुलेशन ज़्यादा जो है एजिंग पॉपुलेशन हो गया। एजिंग पॉपुलेशन मतलब 60 प्लस पॉपुलेशन का जनसंख्या जो है बढ़ना शुरू हो गया। सेक्स रेशियो काफ़ी स्क्यूड हो गया। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि हर 1000 मेल में कितने फीमेल हैं।
तो चाइना के अंदर जो सेक्स रेशियो है उसका जो आंकड़ा है वो गड़बड़ होने लगा, मेल की रफ्तार बढ़ने लगी, फीमेल घटने लगे। वर्किंग एज पॉपुलेशन का डिक्लिनेशन होने लगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी 15 से 59 तक जो पॉपुलेशन होता है उसको वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं। चाइना में इस ये जो एज ग्रुप है इसका जो प्रोपोर्शन है वो लगातार कमता चला गया 1980s के बाद। 1980s के बाद जब ये वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हुआ तो फिर कुछ सालों बाद, कुछ दशकों बाद ये घटना शुरू हो गया। और इन तीनों से जो इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी रफ्तार से शायद होनी चाहिए थी चाइना में, वो धीरे पड़ने लगा। क्योंकि आपके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं होगा तो आप कैसे काम करवाओगे, आपको बाहर से लोग लाने पड़ेंगे, ये समस्या होने लगी। उसके अलावा वोमेन के खिलाफ ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है अगर इंडिया में कोई स्ट्रिंजेंट आप पॉपुलेशन एक्ट लाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दुनिया के अगर टॉप कंट्रीज़ को निकालेंगे जहाँ पर महिलाएं नसबंदी कराती हैं तो इंडिया उनमें से टॉप 5 टॉप 3 में रहेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में फीमेल का जो स्टेरिलाइजेशन होता है वो ज़्यादा होता है, मेल का कम होता है। मतलब पुरुष नसबंदी कम और फीमेल नसबंदी ज़्यादा। इंडिया में आप देखेंगे 37% महिलाएं हैं जो नसबंदी कराती हैं, लेकिन जो अगर मेल की अगर देखेंगे तो आंकड़ा जो है डबल डिजिट तक नहीं पहुंचेगा, 10% से काफ़ी नीचे है। फीमेल फेटिसाइड बढ़ सकता है, मतलब भ्रूण हत्या जो लड़कियों का होता है, छोटी छोटी बच्चियों का जो भी जन्म ही नहीं ली उसका जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। और ऐसे में अगर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी या 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आते हैं तो ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है कि फीमेल फेटिसाइड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? मान लो कि कोई कपल है, कोई हस्बैंड वाइफ है, ये मान लीजिए हस्बैंड वाइफ, राइट, और इनका मान लो एक बच्चा हो गया सोनू। अब इनका दूसरा जो बच्चा होगा, मान लो पहला बच्चा सोनू नहीं मीना हो गई। अब भाई साहब इनको हर हाल में दूसरा बच्चा तो बेटा चाहिए, क्योंकि इनका माइंडसेट तो बदला नहीं, पॉपुलेशन तो आप ले आए लेकिन इनका माइंडसेट अभी वही है, तो इनको तो बेटा चाहिए दूसरा। अब मान लो कि ये महिला अगर प्रेग्नेंट हुई और डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि नहीं, फिर से कोई सीमा आ रही है, तो क्या ये सीमा को लाना चाहेंगी? नहीं, सीमा का भ्रूण हत्या हो जाएगा। फिर से मान लो कोई रीना आई, डॉक्टर ने बता दिया कि नहीं ये तो रीना आ रही है, तो ये बोली नहीं 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 हमें नहीं चाहिए रीना, हमें तो हर हाल में सोनू चाहिए। अब सोनू तो आ ही नहीं रहा, तो ऐसे में क्या हुआ, ये भी गई ये भी गई, तो क्या होगा, फीमेल फेटिसाइड बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माइंडसेट वही है, लड़के की चाहत, राइट। पेनलाइजिंग वर्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर आप इस तरीका का सख्त कानून बनाते हैं तो आप कर क्या रहे हैं, आप जो ऑलरेडी गरीब लोग हैं, जिनके पास इलिटरेसी है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ज़्यादा अवेयरनेस कम है, तो जो लोग अवेयर हो गए उनके तो पॉपुलेशन ऑलरेडी कम हो रहा है। जो लोग अवेयर हैं वो तो फैमिली प्लानिंग करते हैं, उन्हें तो पता है कि 2 बच्चा से ज़्यादा हमें नहीं करना है, उन्होंने तो फैमिली प्लानिंग करा हुआ है पूरा। लेकिन जो गरीब लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, उनके पास उतना अवेयरनेस नहीं है, तो वो तो फिर अवेयरनेस नहीं होने के कारण जो वाइफ है उनकी लिटरेसी लेवल उतनी नहीं है, तो फिर बच्चे तो 2 4 5 6 कोई कितने भी हो सकते हैं। तो फिर ज़्यादा लोग वो होंगे जो गरीब होंगे, और उनको आप सब्सिडी नहीं दोगे, उनको नौकरी नहीं दोगे, उनको आप प्रमोशन नहीं दोगे, आप उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में डिस्क्वालीफाई कर दोगे, तो नुकसान तो उन्हीं का होगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ऑलरेडी अवेयर हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी आ सकता है। उसके अलावा काउंटर प्रोडक्टिव ये हो सकता है, आप जिस उम्मीद को लेके पॉपुलेशन कंट्रोल लगाए थे इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, और वो साइड इफ़ेक्ट्स चाइना में देखा गया है, तो हम उससे सीख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इस वीडियो के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके क्या कोई सख्त कानून ऑल इंडिया लेवल पर होना चाहिए, इसको लेके हमने दोनों इशूज़ को, दोनों पहलू को देखा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर इतने सारे आंकड़े हैं, खास करके जो पहला पॉइंट है हमारा कि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी 28 स्टेट्स से ज़्यादा उन्होंने अचीव कर लिया। कुछ स्टेट्स का तो ऐसा हो गया है कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से कम हो गया। केरला का जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 2 से भी कम हो गया।
तो 2 से कम टोटल फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब है, टेक्निकली मैं बताऊं आसान भाषा में, तो ये है कि केरला का पॉपुलेशन कुछ सालों बाद बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाएगा। ये जो बढ़ रहा था अब ये घटना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका पॉपुलेशन घटना शुरू हो जाएगा तो होगा क्या कि आपके पास काम करने वाले जो लोग हैं 15 से 59 के जो एज ग्रुप के लोग हैं वो कम जाएगा। और इंडिया में अभी पता है आपको कि 53% से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसा है जो 29 एज ग्रुप से कम है। 53% पॉपुलेशन से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 29 या इससे कम एज के लोग हैं। तो ऐसे में हमारे पास यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है इनको एजुकेशन देने की, ज़रूरत है इनको स्किल प्रोवाइड कराने की, ज़रूरत है इनको हेल्थ प्रोवाइड कराने की, और सबसे बड़ी बात इनको जॉब देने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को अट्रैक्ट करना होगा, इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करना होगा। हमारा 20% से ज़्यादा ऐसा पॉपुलेशन है जो 14 साल से नीचे का एज ग्रुप है, तो वो आगे चल के यंग होगा, वर्किंग एज जो लेबर फोर्स है उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उस लायक हो जाएगा। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि आपका जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, इंडिया में जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो यूथ उसमें डोमिनेट करते हैं। हमने आंकड़ा देखा हुआ है 53% आपका। तो क्या आप इस पॉपुलेशन का, ये जो यंग एज पॉपुलेशन है, क्या आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या आपको इससे कोई इकोनॉमिक ग्रोथ में फ़ायदा हो पा रहा है? अगर हो पा रहा है तो ये आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड का मतलब मुनाफा। तो आपको डेमोग्राफिक पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के कारण जो मुनाफा होता है उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो इंडिया को हर वो कोशिश करना चाहिए जिससे हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिले, राइट। तो हमें फोकस इस तरफ करना होगा। तो मुझे लगता है कि हमने इस टॉपिक को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम यहीं रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक और कोई इशू है उसके ऊपर हम बात करेंगे, राइट। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, राइट।